Hello students, I am Shrikant Adhikari of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Today I will discuss principles of scientific management propounded by F.W. Taylor. Before going to principles of management, you must be aware about the author F.W. Taylor. The full name of F.W. Taylor is Frederick Winslow Taylor, who was born on 20th March 1856 in USA. In 1878, at the age of 22, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimal utilization of resources. His principles and techniques were based on the observation he conducted in factories where methods of production lack planning and working methods are haphazard. He became famous as a father of scientific management. He died on 21st March 1915 at the age of 59 years. तो इसके बैकग्राउंड में ये बताया गया है कि F.W. टेलर, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म 20 मार्च 1856 यूएसए में हुआ था। 1878 यानी 22 साल की उम्र में ही उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री पास करने के बाद मिडवल स्टील कंपनी यूएसए में ज्वाइन कर लिए और अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स सेट आउट किया है और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो वर्कर्स के एफिशिएंसी को एनहेंस करना है और जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। उन्होंने अपना सिद्धांत और अपना टेक्निक्स का यूज करके फैक्ट्री का डेवलपमेंट किया है और उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है और उनका देहांत 21 मार्च 1915 में, जब वो 59 ईयर्स के था, उस समय हो गया था। नाउ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. In general language, it means apply scientific tools, methods and trained personnel in order to increase the output. Scientific management insists on replacement of rule of thumb by science. That means decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager, but decisions must be based on the scientific studies conducted by using scientific tools. उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया कि कोई भी मैनेजमेंट का किसी भी एलिमेंट में जब हम साइंस का यूज़ करते हैं जिससे मैनेजमेंट टोटली साइंटिफिक बन जाता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम से जाना गया है। और उन्होंने अपना प्रिंसिपल्स में साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स और जो भी पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भी ट्रेनिंग होता है वो साइंटिफिक तरीक़ा से होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रूल्स ऑफ थंब को रिप्लेस करके उसके जगह पर साइंस का यूज़ किया गया है। साइंस का यूज़ करने का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजंस जब हम लोग लेते हैं तो वो डिसीजन टोटली साइंटिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स का विल्स और विशेष के आधार पर ही हम लोग सारा काम कर लेते हैं। जो भी काम होता है वो साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके ही होता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी डाउन में नहीं जाते हैं और हमेशा उनका अपलिफ्ट होता है। हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का 4 सिद्धांत है। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड.
Third, cooperation, not individualism. And last, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. अभी मैं आपको चारों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on intuition, experience and hit and trial method. उनके अनुसार हर एक जॉब को परफॉर्म किया जाता है साइंटिफिक इंक्वायरी के आधार पर, साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर, न कि हीट और ट्रायल के आधार पर या किसी एक्सपीरियंस के आधार पर या कुछ मानकर किया जाता है, ऐसा नहीं। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। उनका कहना है कि कोई भी काम को करने के पहले हम लोगों का बढ़िया से सोच लेना पड़ेगा, न कि हम लोग रूल ऑफ थंब का यूज़ करते हैं। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि मैनेजर का डिक्टेटरशिप, यानी मैनेजर जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तानाशाही मैनेजर नहीं है। whereas साइंटिफिक डिसीजन, जहाँ पर साइंटिफिक डिसीजंस जो है टोटली कॉज और इफेक्ट रिलेशन पर बेस है। इस तरह से काम करने के पहले हम लोग पहले सोच लेते हैं, फिर उसमें हम लोग काम करना शुरू करते हैं। Second, harmony, not discord. Generally, in every organization, there are two groups of people. First, workers group. Second, management group. Both the groups work as rivals of each other, as workers always feel that they are underpaid and overburdened with work. The management always feel that workers are good for nothing. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप काम करते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप होते हैं और एक मैनेजमेंट ग्रुप। दोनों ग्रुप एक दूसरे का प्रतियोगी, एक दूसरे का कंपटीटर्स, राइवल्स होते हैं। वर्कर्स हमेशा ये फील करते हैं कि उनको कम पे किया जाता है और उनका काम का बर्डन ज़्यादा रहता है, जबकि मैनेजमेंट का ये हमेशा सोच होता है कि वर्कर्स बेकार का है, कोई काम करते नहीं हैं, केवल पैसा लेते हैं। Taylor recognized that this conflict helped none the workers and managers. टेलर ने बताया है इस तरह से दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्शन होता है, जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड्स के कारण क्या आता है, ना वर्कर्स मैनेजर्स का हो पाते हैं, ना मैनेजर्स वर्कर्स का हो पाते हैं। He said there should be complete harmony between the management and workers. उनका कहना क्या है कि दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनी, एक साथ मिलकर काम करने का जो भी तरीका है वो होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। दोनों को ये अनुभव, ये रियलाइज़ होना चाहिए कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेंगे तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे, वर्कर्स नहीं होंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर ने इनका नाम मेंटल रिवोल्यूशन दिया है। मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इन थिंकिंग ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स का जो थिंकिंग है, जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में चेंज होता है और चेंज करने के बाद वो अपना एक साथ मिलकर काम करते, इसलिए कहा गया है हार्मोनी। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड आउट इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। इस प्रिंसिपल्स के अनुसार ये बताया गया है एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेशन करके काम करना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस में काम करना चाहिए और दोनों सूझबूझ से काम करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉयज़। दिस शुड बी अवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन
in cost. They should be part of management if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. इसमें मैनेजमेंट को हमेशा वर्कर्स का जो भी सजेशंस है उसको वेलकम करना चाहिए और अच्छे सजेशंस के लिए उन्हें मोटिवेट या अवार्ड देना चाहिए। उनका सजेशंस भी कभी कभी बहुत ही कॉस्टली होता है। उनके सजेशंस के कारण हो सकता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आए और इसीलिए जो वर्कर्स है वो वर्कर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि वर्कर्स का जो भी डिसीजंस है कभी कभी उस डिसीजंस को भी लेने से आपका जो मैनेजमेंट है उसमें फ़ायदा मिलता है और जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाता है। और लास्ट प्रिंसिपल FW टेलर का है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री का एफिशिएंसी डिपेंड करते हैं वर्कर्स का एफिशिएंसी के ऊपर। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। और जो वर्कर्स का एफिशिएंसी है वो डिपेंड करते हैं वर्कर्स का सही ट्रेनिंग और उनका सही सिलेक्शन। टेलर इंसिस्टेड दैट ड्यू केयर शुड बी टेकन while selecting the employees, and after selecting them job must be given as per their qualification and experience. टेलर ने इस बात पर जोर दिया है जब एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है तो उस समय ड्यू केयर होना चाहिए, जो भी प्रॉपर केयर है वो होना चाहिए और उनका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन सही तरीक़ा से होना चाहिए। जॉब उसी हिसाब से वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए उसका क्वालिफिकेशन उसका एक्सपीरियंस के आधार पर। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। और एम्प्लॉयज़ को बीच बीच में टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि उनका नॉलेज अपडेट हो जाए। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इस तरह से दोनों के बीच में जो एफिशिएंसी वो बढ़ता है। अगर वर्कर्स एफिशिएंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी है जो बिजनेस है वो भी एफिशिएंट हो जाएंगे। इस तरह से वर्कर्स का डेवलपमेंट, वर्कर्स का एफिशिएंसी, वर्कर्स का प्रॉस्पेरिटी अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस का भी डेवलपमेंट, उसका प्रॉस्पेरिटी या जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है वो भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से FW टेलर ने 4 सिद्धांत को बताए हैं और चारों सिद्धांत को मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट दिन मैं आपको साइंटिफिक टेक्निक्स FW टेलर का उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।